सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टू मार्कर की सीरीज पार्ट 6 आपके सामने। आज पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन टोटल हमने दो दो नंबर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 51 रेट मेजर का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब होता है डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाइट दे रखी है 1/6 ऑफ द रेडियस। कह रहे हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट डीएच बाई डी टी निकालना है जब हाइट 4 दे रखी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये शेप पता होनी चाहिए कौन सी है। ये जो शेप बात कर रहा है ये कौन कौन की बात कर रहा है। और कोन में अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एग्रीड। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले आप ये बात ध्यान रखो, रेडियस और हाइट दोनों में से कोई एक टर्म चाहिए आपको। क्या निकालना है, डीएच बाई डी टी। तो आप रेडियस को हाइट की टर्म में लिखो। रेडियस को हाइट की टर्म में लिखो। वो कैसे लिखोगे भाई, ये रहा एक्सप्रेशन। एच इज इक्वल टू 1/6 आर है, तो आर किसके इक्वल हो गया, 6h के इक्वल हो गया। चलिए यहां पे आ गया पाई बाई 3, 6 का स्क्वायर 36, एच क्यूब, एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया, एक्स क्यूब, ये हो गया 12। बस अब क्या करें, डीवी बाई डी टी कर देते हैं। डीवी बाई डी टी का मतलब भाई ये 12 पाई तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट। आर एच क्यूब का डेरिवेटिव, एच क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। चलिए डीवी बाई डी टी कितना, 12, कितना 12, कितना 3, हाइट कितनी 4, 4 4 जा 16 इंटू डी एच बाई डी टी। कुछ कैंसिल हो रहा है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1, 13 इंटू 6 48 पाई डी एच बाई डी टी। तो आपके पास डी एच बाई डी टी कितना आ गया बच्चा, 1 में 48 पाई equals to dh by dt. So this is the rate of change of height with respect to time. चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, fx is equal to 16 sin x upon में 4 plus cos x minus x is strictly decreasing in pi by 2 से pi। बेटा strictly decreasing का मतलब होता है कि आपका जो सिंगल डेरिवेटिव है f dash x है वो जीरो से छोटा होना चाहिए। सिंगल डेरिवेटिव जीरो से छोटा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जीरो से बड़ा तो इंक्रीजिंग है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करिए। कैसे होगा भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्वेश्चन टू लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, इसको छोड़ा 4 प्लस कॉस एक्स को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया। 16 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, इस वाले का डेरिवेटिव किया। कांस्टेंट का 0, cos x का होता है माइनस साइन एक्स। एग्रीड। और x का कितना होगा -1। चलिए f डैश x भाई 16 प्लस 4 कितना होता है 64, 64 cos x प्लस 16 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 16 साइन स्क्वायर x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई करना बस अभी से। 64 cos x, 16 cos square x प्लस 16 sin square x कितना हो जाएगा 16, क्योंकि sin square x प्लस cos square x कितना होता है 1, तो 16 आंसर आ गया। 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 cos x प्लस 16 माइनस कितना आ गया 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। बोले आपने बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। f डैश x 64 cos x प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 2 8 cos x डिवाइडेड बाय
इसको एक्सपेंड मत करो, 4 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। चलिए नेक्स्ट है 64 cos x प्लस 16 माइनस 16 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 8 cos x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई किया तो ये 64 माइनस 8, ठीक है जी, 56 cos x प्लस 16 माइनस 16 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा माइनस का cos स्क्वायर x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से तो बोलोगे cos x कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आपने cos x कॉमन लिया ब्रैकेट में क्या बचा 56 माइनस cos x अपॉन में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये शो करना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ध्यान से सुनो, इसके लिए आपको हर एक टर्म को अच्छे से देखना होगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं डिनोमिनेटर, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। भाई आप cos x की कुछ भी, cos x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो डिनोमिनेटर हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ठीक है जी। इसके बाद इसकी बात करो cos x -1 से 1, तो ये वाला भी फंक्शन पॉजिटिव। इसका मतलब जो f डैश x है उसका नेचर कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है वो cos x पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, वो cos x पे डिपेंड करता है। अगर आपका cos x 0 से छोटा हो गया तो ये फंक्शन भी 0 से छोटा हो गया, और अगर cos x 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन 0 से बड़ा है। चलिए अब आपने ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ा होगा तो वो कह रहा है π/2 से पाई। आप एक बात बताओ कि cos x लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है π/2 से पाई में? तो अगर आप π/2 से पाई में उसका ग्राफ देख ले तो आपको समझ आ जाएगा कि cos x का ग्राफ π/2 पे यहां आता है और पाई पे नीचे आता है। तो cos x का जब आप ग्राफ देखा तो आपने नोट किया कि cos x लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। बोलो बात समझ आई? चलो अगर cos x 0 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका f डैश x लेस देन 0, एंड fx is strictly decreasing, fx is strictly decreasing π/2 to पाई, ठीक है। और यहां पे रीजन लिख देना एज 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर कॉमा 56 माइनस cos x ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज ये ग्रेटर देन 0 होगा, बस इस पे डिपेंड करेगा। और वो आपने बता दिया, ग्राफ से भी बता सकते हो, वैल्यू से भी बता सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 53, -π/4 से 0 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू dx, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, -π/4 से 0 है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -π/4 से 0, देखो 1 होता है 10π/4 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10π/4 10x। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट यूज हो रहा है वो 10a प्लस b वाली आइडेंटिटी, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है कि वो किसके इक्वल होता है 10a प्लस b के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, -π/4 से 0 10, वही वाला रिजल्ट π/4 प्लस x इंटू dx, एग्रीड, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। और 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम 10 का इंटीग्रेशन देखेंगे तो 10x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c, log secant x प्लस c। चलिए तो यहां पे आ गया log secant π/4 प्लस x, लिमिट लगाएंगे 0 से -π/4, ठीक है जी। अब क्योंकि डेफिनेट है इसलिए c नहीं आएगा, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा डेफिनेट में। अब आगे सॉल्व करते हैं,
जीरो लगाया, लॉग सेकेंड पाई बाय 4 प्लस 0 माइनस अगली लगाई वैल्यू माइनस पाई बाय 4, लॉग सेकेंड पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। चलिए लॉग सेकेंड पाई बाय 4 माइनस लॉग सेकेंड पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया 0। अब सेकेंड पाई बाय 4 45 डिग्री, cos 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो सेकेंड 45 कितना होगा रूट 2, ये हो गया log रूट 2। अब cos 0 होता है 1, तो सेकेंड 0 भी कितना हो गया 1, log 1 0 हो गया, log 1 0 हो गया, तो क्या बचा log रूट 2। देखो रूट 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 बाय 2 और log 1 कितना हो गया मेरा 0। चलिए 1 बाय 2 आ गया log 2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि देखो log की प्रॉपर्टी होती है ना, log a की पावर b किसके इक्वल हो सकता है b log a। तो जनरली हम रूट वाले क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं कि पावर आगे ले आते हैं और सॉल्व करके हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये आपका सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। देखिए इसके लिए आपको एक चीज नोट करें, ये 2x है और ये x है, तो मैं डबल एंगल को हाफ में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि नीचे cos है इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 cos x, cos 2x को क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस ब्रैकेट लग जाएगी क्योंकि अब cos 2 अल्फा किस में कन्वर्ट होने वाला है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। एग्रीड। चलिए अब न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो 2 कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। एग्रीड। अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो भाई ए माइनस बी यानी cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, इंटू dx। कुछ कट रहा है, बोलो cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा कट गया, क्या बचा 2 टाइम्स cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब इंटीग्रेशन में dx आ रहा है तो इसका मतलब cos अल्फा आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। चलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है। या फिर आप एक काम करो अलग अलग कर लो, आपको बेहतर समझ आएगा कि भाई 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा, 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा dx और dx, ठीक है। चलिए cos x का क्या हो गया sin x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin x, प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 y इज इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया। चलिए कैसे निकालें, सबसे पहले आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मॉड हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फंक्शन कब होगा जब x माइनस 1 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव फंक्शन कब होगा जब x माइनस 1 0 से छोटा होगा, दैट इज x किससे बड़ा होगा 1 से, दैट इज
x किससे छोटा होगा 1 से। तो अगर एक चीज नोट करो, 1 से बड़ा 1 से छोटा, ये x इक्वल टू 1 है। जब 1 से बड़ा होगा तो लाइन ये बनेगी, 1 से छोटा होगा तो लाइन ये बनेगी। वी वी कर्व बनता है, मॉड का ग्राफ हमेशा वी शेप बनता है। ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा होगा 1,0 वाला। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये y इजिकल टू एक्स माइनस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं इसको बोलूं तो ये y इजिकल टू माइनस एक्स माइनस वन कह लो या 1 माइनस एक्स कह लो, दोनों बातें सेम है। ठीक है जी, तो दैट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसके बाद अगला लाइन क्या है, y इजिकल टू 1। तो ये और ये, मतलब इसको मान लो ये आपकी 1 होगी, y की वैल्यू 1। देखो ना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालता हूं तभी तो y की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए ये वाला पॉइंट हुआ या नहीं हुआ 1,0, 0,1। बस ये एरिया निकाल। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, देखो इसके लिए इस पॉइंट को भी निकालना पड़ेगा, a पॉइंट और b पॉइंट निकालने पड़ेंगे। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहले पॉइंट a कैसे निकलेगा भाई, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, ठीक है। और एक इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये कौन सी लाइन है y इक्वल टू 1 की, y इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व करा, ऑन सॉल्विंग वी गेट 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो देयरफॉर ए पॉइंट जो आ गया वो 0,1 आ गया। ठीक है जी, चलिए अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बी का। बी किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन थर्ड, और y इज इक्वल टू 1 फोर्थ मान लो। भाई ये वैल्यू इसमें डाल दो, ऑन सॉल्विंग फिर से लिख दो, ऑन सॉल्विंग वी गेट 1 माइनस वन इधर आके प्लस 1 हो गया 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो देयरफॉर बी पॉइंट कितना आ गया 2,1। तो आपको कभी भी एरिया का क्वेश्चन करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकाल के दिखाना है। चलिए अब एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा 0 to 1 और 1 से 2, बस 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 में कौन सी लाइन है 1 माइनस एक्स की लाइन है, प्लस 1 से 2 में कौन सी लाइन है 1 से 2 में x माइनस 1 की लाइन है। एरिया निकाल लो, सॉल्व करा, 1 का x का x स्क्वायर बाय 2, 1 to 0, x का x स्क्वायर बाय 2, x का 1 का x 2 to 1, 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 0 0, आंसर तो 0 ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 बाय 2 माइनस 2। पहले पूरी लिमिट लगेगी दोनों में, दो टर्म है तो दोनों में 2 लगेगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर 1 बाय 2, फिर माइनस 1, 1 माइनस 1 बाय 2 कितना 1 बाय 2, 4 बाय 2 2, 2 माइनस 2 0, ये तो चला गया, क्या बचा माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1 बाय 2, क्योंकि 0.5 माइनस 1 0.5 ही होता है भाई, माइनस माइनस प्लस, आंसर आया 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 2 बाय 2, 2 बाय 2 कितना होता है 1 के ऊपर, तो 1 स्क्वायर यूनिट, फाइनल आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 और y एक्सिस। कह रहे इन सब पॉइंटों से मिलके जो एरिया बाउंड होगा, जो रीजन बाउंड होगा उसका एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 को देखिए, 2x प्लस y इक्वल्स टू 8 को, इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ये एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं एक्स वाई, दो तीन सॉल्यूशन निकालते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो इन्हीं को देख लेते हैं कि y की वैल्यू जब मैं 2 डालूंगा, y की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो एक चीज नोट करूंगा, 2 डालने पर 8 माइनस 2 कितना 6, और 6 का हाफ कितना हो गया 3, y की वैल्यू 4 डालूंगा, 8 माइनस 4 4,
4 का हाफ कितना हो गया 2। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा, y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, और एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है, ये मैंने पॉइंट तैयार कर लिए। सबसे पहले मैं इसी को प्लॉट करने की कोशिश करूँ। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 8 आई है, यानी यहां पे पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि यहां पे पॉइंट हो गया, यानी ये लाइन ऐसे मीट करेगी। भाई लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। चलिए बाकी पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले इतना समझते हैं कि 0 डालने पर 8 आया, यानी ये हो गया 0,8, और 4 डालने पर 0 आया, 4,0। अब देखो, x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू 4 आई, इसको मान लेते हैं 2,4। x की वैल्यू 3 डालने पर y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 3 डालने पर y की वैल्यू 2 आई, तो 3,2। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो 3,2 हो गया, और वो वाला पॉइंट जो हो गया वो 2,4 हो गया। चलिए आगे आइए, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 बेटा कौन सी लाइन होगी, ये रही y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, तो ये ऐसे लाइन जाएगी। ठीक है नहीं बेटा, y इज इक्वल टू 4 कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस कौन सी है, ये रही y एक्सिस। अब देखो 1 2 3 4, इन चारों को मिला के जो शेडेड रीजन बनेगा वो आपका, वो ये वाला पोर्शन, चारों में कॉमन है। अगर मैं चारों का कॉमन रीजन देखूं तो यही वाला मेरा कॉमन रीजन आएगा, क्योंकि इक्वालिटी में कंडीशन है तो मेरे को डायरेक्ट ये पता चल गया कि ये मेरा रीजन है। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है उसको मैं बोल देता हूं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी तो मैंने यहीं से पता लगा लिया, 3,2 2,4, बिल्कुल मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले ना, यहीं से पता लगा ले। अब बस मुझे पॉइंट ए और पॉइंट डी पता लगाना है। सबसे पहले एरिया में आप क्वेश्चन करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकाल लो। पॉइंट ए कैसे निकलेगा, देखो पॉइंट ए मिलके किस किस से बना है, तो ये आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4। इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। अब ये पॉइंट इस लाइन पे है, x इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जो a के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0,2। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0, अब हम d के भी बिना देखे बता सकते हैं, 0,4। ठीक है, 0,4, ए बी सी डी। चलिए अब देखिए, मैं स्टेप ले रहा हूं कौन सी वाली, y एक्सिस के ऊपर, या तो इसमें हम x एक्सिस के ऊपर लेते हैं या y एक्सिस के ऊपर स्टेप लेते हैं एरिया निकालने के लिए। अब मैं इसमें ले रहा हूं y एक्सिस पे स्टेप, तो इस लाइन की स्टेप y एक्सिस पे जा रही है, तो जो लिमिट आएगी वो भी y में आएगी, और जो फंक्शन आएगा वो भी y में आएगा। तो देखो कैसे, लिमिट y पे कैसे, 2 to 4, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 2 से 4। ध्यान से देखो, ये लाइन y एक्सिस के ऊपर आ रही है, एरिया कवर कर रही है, और लिमिट कौन सी आएगी, 2 to 4। ठीक है जी, तो आपका फंक्शन किस में होगा, फंक्शन किस में होगा, y में। अभी मैंने dy लिखा है, तो x से आप कन्वर्ट कर दो y में। चलिए जी, ये रही आपकी इक्वेशन, यहां से निकालो, इसको सॉल्व करो। 2 to 4, देखो x है ना, प्लस का y इधर जाके माइनस y, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। तो देखो कैसे होगा, यहां पे करके दिखा देता हूं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, प्लस का y उधर जाके क्या हो गया, माइनस का y, तो 2x यहीं पे रहा, 8 माइनस वाई, 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 8 माइनस वाई बाय 2 इंटू dy। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका, भाई 2 to 4 है, इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 8/2, 4 हो गया, पहले अलग अलग कर लेते हैं, माइनस y/2 इंटू dy।
नेक्स्ट क्या करें, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा 4y, और y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, और 2 पहले से ही है 4, बस अब लिमिट लगा दो 4 to 2। देखो 4 to 2 लिमिट, पहले इस पूरे में 4 लगेगी, फिर इस पूरे में 2 लगेगी, तो जब इस पूरे में 4 लगेगी तो ये फंक्शन ऐसा बनेगा 4 का स्क्वायर 16/4, अब इस पूरे में 2 लगेगी तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4/4, 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 पे कट गया। अब देखो क्या बना, 4 4 जा 16 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 1, 16 माइनस 4 कितना 12, 8 माइनस 1 कितना 7, 12 में से 7 गया 5 स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग को उधर ले जाना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि कभी भी लॉग उधर जाएगा राइट साइड पे तो वो फंक्शन को e की पावर ax प्लस ई बी वाई में कन्वर्ट कर देगा, हमेशा ऐसे ही होगा। चलिए अब वेरिएबल सेपरेबल की टेक्निक लगा के मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मैं e की पावर ax प्लस में बी वाई को ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर ax इंटू e की पावर बी वाई, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा dy, मतलब y वाले फंक्शन मैंने एक साथ कर लिए और x वाले फंक्शन मैंने एक साथ कर लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर माइनस बी वाई डी वाई e की पावर ax dx, ठीक है। चलिए अब एक चीज आपको समझनी है कि कभी भी आपसे बोला जाए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे e की पावर ax अपॉन में a प्लस c, ठीक है। चलिए क्या होगा, e की पावर माइनस बी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस बी वाई, ठीक है, अपॉन में माइनस बी इक्वल्स टू e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x अपॉन में a प्लस c, बस ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर आ गया माइनस बी e की पावर बी वाई इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन में a प्लस c। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन पूछा था उसने डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने जनरल सॉल्यूशन बता दिया जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, cos x dy by dx is equal to cos 3x minus cos 2x, find the differential, solve the differential equation। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज नोट करिए, cos x है, cos 3x है, cos 2x है, तो एक काम करते हैं हम फॉर्मूले लगाते हैं 3x वाले में और 2x वाले में, और फॉर्मूले हमें क्या पता है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है cos क्यूब x का, cos 3x का फॉर्मूला। cos 2x का होता है cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए क्या फायदा होगा इसका, भाई यहाँ पे cos x आ गया, यहाँ पे dy by dx आ गया, यहाँ पे cos 3x किसमें कन्वर्ट हो गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, माइनस cos 2x किसमें कन्वर्ट हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में। अब cos x से डिवाइड कर दो, dy by dx 4 cos क्यूब x अपॉन में cos x माइनस 3 cos x अपॉन में cos x, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और cos x से डिवाइड भी कर दिया, माइनस माइनस प्लस 1 और cos x से डिवाइड भी कर दिया, बोले यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट dy by dx कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यूब कट गया, क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस cos x से cos x कट गया, माइनस स्क्वायर से सिंगल पावर कट गई, माइनस 2 cos x
और cos x 1 में cos x को क्या लिख सकता हूँ, secant x। अब भाई dx इधर ले आओ और इंटीग्रेशन कर दूं, लेकिन नोट करता हूं मैं कि cos square x का इंटीग्रेशन फिर नहीं कर सकता मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos square x में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x बाय 2। ये फॉर्मूले याद कर लो, cos के बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, cos square x, cos 3x, cos 2x का यूज करने वाले क्वेश्चंस। dy by dx 4 cos square x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos 2x बाय 2, एग्री, माइनस 3 माइनस 2 cos x प्लस secant x। भाई मैं dx को तो तभी उधर ले आऊं जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं। चलिए dy by dx इक्वल्स टू 4, अगर मैं इसको कट करूं 2 1 2 2 2 4 कैंसल हो गया। चलिए 2 प्लस 2 cos 2x माइनस 3 माइनस 2 cos x प्लस secant x, सिंप्लीफाई किया तो dy by dx किसके इक्वल आ गया, 2 cos 2x माइनस 2 cos x 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस secant x। बस अब dx डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, वेरिएबल सेपरेबल की टेक्निक थी। dy इक्वल्स टू 2 cos 2x माइनस 2 cos x माइनस 1 प्लस secant x, dx लगाया और दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। dy का तो y होगा 2, cos का क्या होता है sin 2x अपॉन में 2 माइनस 2, cos का कितना हो गया sin x, 1 का कितना होगा x, secant x का कितना हो गया log secant x प्लस 10x। बस इतना ध्यान रखना कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। भाई secant x का इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं याद तो आप इसमें फिर लास्ट में आपके नंबर कटेंगे जरूर। तो secant x का इंटीग्रेशन है log secant x प्लस 10x प्लस c, ठीक है, secant x प्लस 10x, 2 से 2 कट गया, sin 2x माइनस 2 sin x माइनस x प्लस log secant x प्लस 10x plus c. This is the final answer. This is the solution of this differential equation. चलिए जी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, कब, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। देखिए कैसे होगा, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन याद होनी चाहिए कि इफ ए प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, देन आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, एग्रीड। चलिए कह रहे ये इक्वल है, आपको शो करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। चलिए देखते हैं। भाई आप क्या करो, पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, क्योंकि मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में भी रिजल्ट बता रखा है और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट ए के इक्वल होता है, इस काइंड से यूज होता है ये रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हालांकि इसका डायरेक्ट नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड इसलिए किया ताकि अब ये एक्सपैंड हो सके, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ये कैसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, एग्रीड। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, जिसको ना समझ आए वो इसको ऐसे एक्सपेंड करके देख ले, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। अब आपको पता है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर दोनों वेक्टर सेम है, नॉन जीरो वेक्टर, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस का माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी कि ये रिजल्ट तभी इक्वल हो पाएगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है जी। तो आपने प्रूफ कर दिया, हेंस
फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू वेक्टर। चलिए देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये वेक्टर दिया होगा, आप इसको मान लीजिए लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है जी। अब आपको इस वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर निकालना है। तो बेटा इस वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आपको कोलिनियर की कंडीशन पता होनी चाहिए कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ये होगी कोलिनियर की कंडीशन। सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। यूनिट वेक्टर निकलता है ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये किसका कंसेप्ट है? यूनिट वेक्टर। क्योंकि कभी भी आपको मैग्नीट्यूड दिया हो और वेक्टर दिया हो तो आप कुछ मत करो, सिंपल सा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसके कोलिनियर ही होगा। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में √3। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब आपको बोलना है कि कोलिनियर। देखिए कोलिनियर के लिए आप क्या बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कितना है? लैम्डा ए कैप। मैग्नीट्यूड कितना है? 3√3। 3√3 कैसे? प्लस माइनस हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है भाई। ऑल वेक्टर्स एक भाई, ये भी हो गया और ये भी हो गया, इस डायरेक्शन में भी हो गया और इस डायरेक्शन में भी हो गया, तो प्लस माइनस लगा दिया। ए कैप प्लस माइनस 3√3। ए कैप क्या है बच्चा आपके पास? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में √। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? प्लस माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये आपने क्या करा? यूनिट वेक्टर निकाला, कोलिनियर वेक्टर निकाला, ठीक है। बी वेक्टर नोट कर लो। चलिए बच्चा रिवीजन करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। बोर्ड एग्जाम्स आपके पास ही है, जितना हो सकता है पेन चलाइए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस को देख के कुछ नहीं होगा, पेन जरूर चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पेन चलाओगे तो आपका ब्रेन उस हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। सिर्फ देखिए मत, इसको समझने के बाद खुद से क्वेश्चन जरूर लगाइए। क्वेश्चंस आपको साथ में दे रहा हूं मैं, स्क्रीन पे आपके हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और आप इस क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। कॉन्सेप्ट भी आपका रिकॉल हो जाएगा और साथ के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी पता चल देंगे, साथ में फॉर्मूला मैं आपको बताता जा रहा हूं। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।